अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजाद कश्मीर की हुकूमत ने मुतनाज़ ऑर्डिनेंस वापस ले लिया है। अवाम बड़ी तादाद में इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मीडिया के ऊपर ना होने के बराबर कवरेज थी, लेकिन उसके बावजूद जो मोबिलाइजेशन हुई वो अनप्रेसिडेंटेड थी। अब ये जो ऑर्डिनेंस था ये लोगों के जो जमहूरी हकूक थे एक तरह से उनको सलब करने के मुतरादिफ था। ये पीसफुल असेंबली और पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस था, जिसके तहत जो आप जलसा करते हैं, जुलूस करते हैं, एहतजाज करते हैं, उस पर कुछ पाबंदियां लगाई गई थी। उसमें कहा गया था कि इंतजामिया से पहले आपने इजाजत लेनी है, इतने दिनों का टाइम देना है, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप जलसा कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके खिलाफ वहां पे अवामी रद्द अमल आया। इस वक्त अगर आप देखें आजाद कश्मीर का जो निजाम है वहां पे ऑब्वियसली एक हुकूमत है, एक इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें सारी जमातों का जो है आपको हिस्सा नजर आता है, लेकिन वो सारा सिस्टम आपको बेवकत होता हुआ नजर आया क्योंकि उसको अवामी ताईद उस तरह हासिल नहीं थी। और दूसरी बात यह कि जो वहां पे ऑर्डिनेंस लाया गया वो डायरेक्ट आपने अवाम के राइट्स के ऊपर एक तरह से इन्फ्रिंज करने की कोशिश की, उनके राइट्स को इन्फ्रिंज करने की कोशिश की। और अहम पहलू यह है कि जहां पे अवामी सपोर्ट ना हो तो वहां पे निजाम भी बेवकत होता है। और दूसरा अहम पहलू यह है कि यहां पे मीडिया की कोई कवरेज नहीं थी, मीडिया ने उसको बिल्कुल कवर नहीं किया। हार्डली हमने एनी विजुअल्स देखे, हार्डली हमने एनी कोई कवरेज देखी। जो अखबारात हैं उनमें भी कोई ज्यादा कवरेज नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद बड़े पैमाने के ऊपर लोग बाहर निकले। ये क्या चीज साबित करती है? ये साबित ये करती है कि मीडिया भी तब तक रेलेवेंट रहेगा आजकल के दौर में जब तक वो जो हकीकी इश्यूज हैं उनके ऊपर वो बात करेगा, उनको वो सामने लेके आएगा। ये लाइक्स व्यूज शेयर्स वाली बात मैंने कल भी आपको की थी। इट्स नॉट अबाउट लाइक व्यूज शेयर्स। आप तब तक ही रेलेवेंट हैं जब तक आप जो चीज हो रही है वो सही मानों में लोगों तक पहुंचाएं। अब अवाम इस चीज की मोहताज नहीं कि मीडिया कुछ कहेगा तो हमारा बयानिया बनेगा। आपने देख लिया, मेरे ख्याल में इससे बेहतर मिसाल हालिया दौर में कोई नहीं मिल सकती जो हमें आजाद कश्मीर से नजर आई कि मीडिया कैसे इररेलेवेंट हुआ। पर एनीवे अब हुकूमत का ये एक अच्छा स्टेप है। हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस को वापस ले लिया क्योंकि अवाम ने इसके खिलाफ एक तरह से आवाज उठाई, उनके अंदर हमें इस्तराब नजर आया। और कोई सियासी जमात इसको लीड नहीं कर रही थी, अवामी एक्शन कमेटी थी, वहां पे सिविल सोसाइटी थी। ये शो करता है कि ये राइट्स का, ये डेमोक्रेटिक राइट्स का दौर है। इस दौर के अंदर अगर आप लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को कर्टेल करेंगे तो लॉन्ग टर्म आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म आप उसको उस तरह नहीं चला सकते। अवामी ताईद होगी, अवामी मंशा होगी तो लॉन्ग टर्म चीजें चलेंगी, कोई भी चीज हो। पर एनीवे जनाब, ये आजाद कश्मीर से बड़ी खबर है। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कश्मीरी जिस बड़ी तादाद में निकले, जिस तरीके से उन्होंने इस सारी चीज को कंडक्ट किया, पीसफुली कंडक्ट किया। ऑब्वियसली कुछ गिरफ्तारियां वगैरह हुई, अब उनके सारे मुतालबात बताया जा रहा है कि मान लिए गए हैं। आजाद कश्मीर के हाईएस्ट लेवल के ऊपर मुझे किसी ने कंफर्म किया है, बल्कि मैं आपको बता देता हूं कि वजीर आजम आजाद कश्मीर ने मुझे कंफर्म किया है कि ये ऑर्डिनेंस हमने वापस ले लिया, रिपील हो गया ये ऑर्डिनेंस। तो अब तो ये इसमें कोई इबाम नहीं है। अब देखते हैं कि चीजें आगे किस तरफ चलती हैं। तो ये जरूरी है कि हुकूमतें भी देखें जो अवामी मंशा है, जो अवामी विल है, उसके खिलाफ ना जाएं। और दूसरा जो अब एक चीज नोट करने की जरूरत है कि ये कोई वो डेवलपमेंट का दौर कि अब हम रोड बना देंगे, ब्रिज बना देंगे, नाली पक्की करवा देंगे, ये वो दौर नहीं रहा। ये राइट्स का दौर है। ये लोग अपने राइट्स का मुतालबा करते हैं। इस दौर में जिस चीज को इंपॉर्टेंस दी जा रही है वो राइट्स को, अपने हकूक को। ये उसी किस्म की सूरत हाल है जो आज से 50, 60, 70 साल पहले हमें यूरोप और दीगर ममालिक के अंदर नजर आती थी, जहां पे लोग अपने राइट्स की बात कर रहे थे। सिविल राइट्स मूवमेंट अमेरिका में चल रही थी, उसके अंदर भी कुछ चीजों के अंदर आपको सिविल नाफरमानी के एलिमेंट्स नजर भी आते थे, जो अब पाकिस्तान के अंदर सिविल डिसोबीडियंस की बात की जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से। क्या वो ये कामयाब होगी? क्या सिविल डिसोबीडियंस जो है वो आइन और कानून के खिलाफ है? ये भी एक बहस चल रही है। देखें, अगर किसी मेरा एक प्रोडक्ट है और कोई उसको नहीं खरीदता तो वो तो आप कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, उसके ऊपर तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये आपकी मर्जी है कि आपने ए से चीज खरीदनी है या बी से चीज खरीदनी है। लेकिन जो सर्विसेज हुकूमत प्रोवाइड करती है, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, अगर आप उसका बिल नहीं देंगे तो उसके ऊपर यकीनन कानूनी कार्रवाई हो सकती है। माजी में अगर आप कुछ 30 साल पीछे चले जाएं, एक मिसाल जो हमारे सामने है वो पोल टैक्स की है। अब बरतानिया में पोल टैक्स, जिसे आप कौंसल टैक्स कहते हैं, जब वो पोल टैक्स मुतारिफ करवाया गया तो उसके खिलाफ बड़ा एहतजाज हुआ कि लोगों ने कहा कि हम नहीं पे करेंगे, लोग बाहर निकले। फिर वो पोल टैक्स वापस ले लिया गया, बाद में उसको री इंट्रोड्यूस करवा दिया गया कौंसल टैक्स के नाम से।
वो सिलसिला चलता रहा, लेकिन उस वक्त उसको वापस लेना पड़ा। अब भी अगर आप वो कौंसल टैक्स पे नहीं करते तो उसके ऊपर आप जेल चले जाते हैं, आपको जेल जाना पड़ता है। और कुछ लोग एहतजाजन जो है वो कहते हैं जी हम नहीं करेंगे, बड़े शाज़ो नादरी कोई ऐसे वाकयात होते हैं। इसी तरह जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हो जाएं, जो गवर्नमेंट आपको चीजें देती है उसके बिल्स वगैरह अगर आप नहीं देंगे तो यकीनन आपकी बिजली कट सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो दूसरी साइड है इसकी कि जनाब अगर आप इस चीज का एक प्रोडक्ट का बाइकआउट कर रहे हैं या उस चीज का प्रोडक्ट को तशहीर कर रहे हैं, एक चीज ले रहे हैं दूसरी चीज नहीं ले रहे, वो एक अलग बहस है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई उस तरह नहीं हो सकती। हाँ, उसके आप इखलाकी पहलू में जा सकते हैं, उसके ऊपर आप बहुत सारी बहस कर सकते हैं। अब ये जो सिविल डिसोबीडियंस की बात की जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से, इसके ऊपर एक और चीज जो जेर बहस है वो जो तरसीलाते ज़र आती हैं, जो रेमिटेंसेज आते हैं बाहर से, उस हवाले से कुछ दानिशवर अगेन वो ऐसी बात कर रहे हैं कि जिससे लोगों को इश्तियाल आए और जी हम पे कोई एहसान नहीं करते, इनके खानदान वाले भूखे मर जाएंगे, वो खानदान वालों को भेजते हैं। भाई ऐसी बात नहीं है। देर सोच अगर वो हवाला हुंडी से भेजना शुरू कर दें तो अगर ये इसके ऊपर तहरीक इंसाफ कहती है कि आप रेमिटेंसेज ना भेजें, जिसके ऊपर अभी गौर हो रहा है, तो यकीनन नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से बहुत फर्क पड़ेगा। और मशरक़ वुस्ता से जो लोग भेजते हैं मेहनत मजदूरी करके, वो भी अगर हुंडी हवाला के जरिए भेजना शुरू कर दें, इसलिए कि उसमें तो पैसा तो वो तो फॉरेन करेंसी तो वहीं पे रहेगी, यहाँ पे उनकी पेमेंट हो जाती है। वो जो सारा तरीका कार है उसके ऊपर हुकूमत पहले भी काफी एक्शन वगैरह लेती है और हुकूमत उसके हवाले से कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, थ्रू प्रॉपर आप बैंकिंग चैनल्स के जरिए भेजें, तो वो इशू भी है। लेकिन कुछ लोग इसमें इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि लोगों ने अपनी फैमिलीज को भेजना होता है। देखें जी, लोग सिर्फ अपनी फैमिलीज को नहीं भेजते, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग प्लॉट्स खरीदते हैं, बहुत सारे लोग जो है अपना दीगर चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर एक बड़ी तहरीक इस तरह की चली तो मेरी जाती राय ये है कि उसका असर पड़ेगा और बड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि चीजें उस नहज पे नहीं आएंगी कि जहां पे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से तो लोग कंप्लीट जो है वो उसका एक तरह से कर दें, जिसे आप कह सकते हैं कि उसको बिल्कुल बाइकआउट कर दें, इसलिए कि वो वहां अपने उन रिश्तेदारों को पैसे भेजने के तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत कुछ वो तरीके अपनाए जा सकते हैं। उसकी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, वो हमें पता है, बड़ी दफा यहाँ पे रिपोर्ट हो चुका है और उसी हवाले से हम भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे, हुकूमत भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही है। हमने भी हमेशा यही बात की है कि हमारा मुल्क है, इसमें जो पैसा है वो प्रॉपर चैनल के जरिए आए और ताकि मुल्क की तरक्की में ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो अपना किरदार अदा कर सकें। लेकिन जो लोग उनको शहद दिलवा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, अगेन ये वही उसी किस्म के जो है वो जिसे आप कह सकते हैं ना वो नादान दोस्त हैं जो ये कहते थे कि जी ओवरसीज के खिलाफ ये एक्शन होने लगा है, वो एक्शन होने लगा है, लिस्टें बनने लगी हैं। और मैंने उस वक्त आपको कहा था, उस वक्त मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं ये पाकिस्तान के साथ कोई दोस्ती नहीं निभा रहे, ऐसी बात ना करें। बड़े वेल कनेक्टेड हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में ओवरसीज पाकिस्तानी, और हुकूमत के लिए बड़ा वो वक्ता डाल देंगे। वहां पे आपको ऐसी ऐसी चीजें नजर आएंगी कि आपके लिए मसाइल हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त जनाब उस तरह डराने धमकाने की बातें, फिर ये काजी फायज ईसा वाले मामले पे कि जी डिपोर्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस वक्त भी मैंने अर्ज किया था कि कुछ भी नहीं होगा। ऐसा आप समझें, यूरोप के मिजाज को समझें, अमेरिका के मिजाज को समझें, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को समझें। तो जो लोग नहीं समझते वो ये सारी चीजें इस तरह की बातें करते हैं। पर एनीवे आप देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या वो इंडोर्स इसको करती है, इसलिए कि अभी तो वो एक बात कर रहे हैं। और सिविल नाफरमानी जो है वो इन इट सेल्फ इज नॉट गैर आईनी, लेकिन हाँ उसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो अगर आप करें तो उसके ऊपर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, नेक्स्ट स्टोरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। शाम की जो इस वक्त सूरत हाल है, बताया जा रहा है कि दमिश्क के ऊपर भी बागी जो है, वहां की जो अपोजिशन है, उन्होंने आके एक तरह से टेक ओवर कर लिया है, सरकारी टीवी को टेक ओवर कर लिया है। बशारुल असद साहब के हवाले से, उनकी फैमिली के हवाले से बताया जा रहा है कि वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। तो वो जो रीजनल टसल थी अब वो अपने क्लाइमेक्स पे आ गई है। बशारुल असद का खानदान 70 की दिहाई से वहां पे इक्तदार पे काबिज है, पॉपुलर सपोर्ट भी उनके पास नहीं है, एक माइनॉरिटी सेक्ट के साथ उनका ताल्लुक है, अलावाइट से, वो मेजॉरिटी जो है वो इनको पसंद नहीं करती। इन्होंने वैसे वहां पे एक सेकुलर निजाम बनाया हुआ था जहां पे गैर मुस्लिम भी हो जाएं, जो माइनॉरिटीज हैं वो उनको भी एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ हासिल था और हर कोई जो है अपना अपना वो जिसे आप कह सकते हैं कि निजाम वो चला सकता था। लेकिन हाँ,
किसी किस्म की पॉलिटिकल डिसेंट की कोई इजाजत नहीं थी। वहां पे जुल्म भी हुआ, ज्यादती भी हुआ, लोगों के अंदर वो बड़े अनपॉपुलर थे। पहले इनके फादर हाफिजुल असद साहब थे, अब ये बशारुल असद थे। और जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि इसके साथ साथ रीजनल जो है कॉन्फ्लिक्ट भी है। इसराइल को भी बशारुल असद काबिल कबूल नहीं था, तुर्की को भी काबिल कबूल नहीं था, इसी तरीके से सऊदी अरब को भी काबिल कबूल नहीं था। तो वो भी एक उसमें जिसे कहते हैं फैक्टर है। और उस फैक्टर का भी आपने देखा नतीजा कि हालिया दिनों में फिर उसके अंदर तेजी आई। माजी में रूस ने भी वहां पे अपना किरदार अदा किया और रूस ने उनकी हुकूमत को कुछ अर्सा बचाए रखा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक अनपॉपुलर हुकूमत थी, अनडेमोक्रेटिक हुकूमत थी, उसको अवामी ताईद हासिल नहीं थी। हाँ, अलबत्ता वहां पे जो सर्वेज होते थे, इंतखाबात होते थे, तो माशाल्लाह 95% उनकी वहां पे जिसे आप कह सकते हैं पॉपुलैरिटी दिखाई जाती थी। लेकिन अब जो है वो पॉपुलैरिटी कहीं नहीं रही। और अब जो इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बशारुल असद साहब के जो इक़्तिदार है उसका अब खात्मा हो चुका है। अब ये जो आगे ट्रांजिशन होनी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो पीसफुल होगी, किस तरीके से होगी, किस तरीके से चीजों को आगे लेके चला जाएगा। इसलिए कि पहले उसमें बहुत सारे दहशतगर्द गिरोह जो थे उनके हवाले से लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते थे। अब लग रहा इस तरह है कि ये जो अपोजिशन है इसने जो रीजनल कैरेक्टर्स हैं और इंटरनेशनल कैरेक्टर्स हैं उनके साथ बातचीत करके जिस तरीके से ये टेक ओवर करना चाह रहे हैं कि अब मजीद खून खराबा ना हो। तो अब देखते हैं जनाब ये चीजें आगे किस तरफ जाती हैं, किस तरीके से इसको टेक ओवर किया जाता है। इस हवाले से 2-3 साल पहले गालिबन मैंने अपने व्लॉग के अंदर आपके साथ जो व्लॉग एक शेयर किया था और उसमें आपको बताया था कि उस जमाने में हम जब यूनिवर्सिटी में होते थे, 2008 या 9 की बात है, बरतानिया में, तो वहां पे ग्रेग डाइक साहब आए थे गालिबन, जो फॉर्मर चेयरमैन बीबीसी थे। तो उनसे हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो उनको मैंने पूछा कि ये अब आगे खित्ते में क्या होगा। मशरिक वुस्ता के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो उन्होंने आगे कहा कि मुझे खित्ते के अंदर ईरान और तुर्की की टसल बढ़ती हुई नजर आ रही है और वो शायद किसी तीसरे मुल्क में प्ले होगी। और इस किस्म की बात हो रही थी उस जमाने में। और फिर हमने देखा जो शाम में हुआ, फिर उसमें तुर्की का जो किरदार था, तुर्की ने एक मौके के ऊपर रूस का त्यारा मार गिरवाया, फिर ईरान तुर्की की टसल, तो वो सब कुछ चल रहा था। फिर अगेन इसराइल जो है वो भी आपने देखा कि मसलसल शाम पे हमले करता रहा और मसलसल उन इलाकों पे हमले करता रहा जहां पे बशारुल असद की हुकूमत थी। तो उधर भी कोई लव लॉस नहीं था उनका। लेकिन अब ये ताजा जो अपडेट है, ताजा जो सूरत हाल है कि एक इंतहाई अनपॉपुलर, अनडेमोक्रेटिक, अनजस्ट हुकूमत थी जो बशारुल असद की, उसको लगता है कि उसका वहां पे अब खात्मा हो गया है। ये सामने आप खबर देख सकते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत को 1 दिन की मोहलत दे दी। अब हुकूमत से मौलाना बड़े नाराज हैं, लेकिन मेरी नजर में मौलाना इस हुकूमत का हिस्सा हैं। जिस तरीके से अदलिया को कर्टेल किया गया, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो कुछ इस मुल्क में किया गया, उसमें सबसे कलीदी किरदार मौलाना का है और मौलाना सारी चीजों में ऑन बोर्ड रहे हैं। और अब ये तासुर देना कि जी मौलाना हुकूमत को टफ टाइम देंगे, मौलाना हुकूमत के खिलाफ हो गए, मेरे ख्याल में मौलाना को तो पहले इन सारे मामलात को क्लियर करना चाहिए कि आपकी वजह से जो चीजें इस नहज पे पहुंची हैं, अदलिया आज जिन हालात से गुजर रही है कि अदलिया के हवाले से लोग बातें किस किस्म की कर रहे हैं कि आप ये नजम सेठी साहब को देखें, वो आईनी बेंच के बारे में कहते हैं जनाब के ज्यादातर फैसले हुकूमत के हक में आएंगे, इसलिए कि आईनी बेंच बना है। इन केसेस को जल्द निपटाने का फैसला इसलिए हुआ कि ये सारा तनाजा खत्म हो। तो टीवी पे बैठ के ये कह रहे हैं जनाब के जो आईनी बेंच है वो सारे फैसले हुकूमत के, मेजॉरिटी फैसले हुकूमत के हक में करेगा। हम ख्याल ये बेंच है और इस बेंच को बनाने में अदलिया के चीफ जस्टिस की तैनाती के मामले में मंसूर अली शाह साहब को साइड लाइन करने में इसमें JUIF का जो किरदार है वो तारीखी तौर पे याद रखा जाएगा। ये कोई 70, 80 और 90 की दिहाई नहीं है कि 4 लीडर बैठे थे एक कमरे के अंदर और उसमें बातें हुई। नहीं, ये टिकटॉक के दौर की बात है। ये मौलाना के घर पे कोई जा रहा था, कोई आ रहा था, कोई मिल रहा था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा और रोज अवाम देखते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें काफी जो किरदार रहा मौलाना की जमात का वो कोई इतना काबिल तारीफ नहीं है। उन्होंने हुकूमत के साथ मिलके जिस असेंबली को ये जाली कहते हैं, जिस असेंबली को ये फॉर्म 47 की असेंबली कहते हैं, उसके जरिए पाकिस्तान के आइन को एक तरह से मसख किया, एक तरह से उसमें जो तब्दीली की, उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है तनकीद करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो आपकी पार्लियामेंट है इसके पास कोई आईनी जवाज नहीं कि ये इस किस्म की आइन की जो हैयत है या आइन की शक्ल है
اس میں تبدیلی کریں. انہوں نے سپریم کورٹ کو بدل کے رکھ دیا, متوازی اندر ایک عدالت بنا دی. پر اینی وے اب مولانا ایک دن کی مہلت دے رہے ہیں. میرے خیال میں ٹو لٹل ٹو لیٹ. مولانا کا جو کردار, ان کی جماعت کا جو سیاسی کردار اس معاملے پہ رہا وہ انتہائی مایوس کن رہا. اچھا جی, شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا یہ جو گولی چلانے والا معاملہ ہے اس کے اوپر حکومت کو معافی بھی مانگنی چاہیے اور اس کے اوپر ایک کمیشن بنانا چاہیے, اس لیے کہ گولیاں تو وہاں پہ چلیں, ہر کوئی رپورٹ کر رہا ہے, الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے, BBC رپورٹ کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے خود گولیاں چلتے ہوئے سنی, ان کی آواز آئی. تو اس پہ کمیشن بنایا جائے, اس کے اوپر تحقیقات کروائی جائیں. لیکن پہلے تو حکومت بالکل بضد رہی کہ کوئی گولی چلی نہیں, گولی تو ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن اب جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ تو بڑی پریشان کن ہیں اور کافی دنوں سے آ رہی ہیں. تو اسی حوالے سے شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ گولی تو چلی ہے, وہاں پہ اموات تو ہوئی ہیں, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس کا حکم تھا, کس سائڈ سے کیا ہوا. یہ ساری چیزیں کمیشن کے سامنے تحقیقات ہونی چاہیے. اور سپریم کورٹ کے, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو سینئر ترین ججز ہیں ان کی سربراہی میں بنایا جائے جناب یہ کمیشن. ویسے تو اب سینئر کا تو سپریم کورٹ میں میرے خیال میں یا کسی بھی عدالت میں کوئی اہمیت نہیں رہی. جو سندھ میں انہوں نے آئینی بینچ بنایا وہ 9ویں نمبر کا جو جج تھا اس کو اس کا سربراہ بنا دیا. اب آپ اس سے دیکھ لیں, حکومت خود آئینی بینچ بنا رہی ہے, اپنی مرضی کے جج صاحبان وہاں پہ بیچ میں تعینات کیے جا رہے ہیں کیونکہ میجورٹی کمیشن کے اندر حکومت کی ہے. تو اس کے اوپر لوگ پھر تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اور ایک جج صاحب نے تو اس بینچ کا حصہ بننے سے بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ باقی جو سینئرز کے اوپر عدم اعتماد جو آپ کر رہے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہے, ایسا جو چیف جسٹس ہے اس کی اس میں سے ہونی چاہیے. لیکن وہاں پہ حکومت نے بس بنایا. یہ اگین نئی ایک آئین کی شکل ہے جو آئینی بینچ جس طریقے سے حکومت بنا رہی ہے. اور آئینی بینچ نے ابھی تک جو فیصلے دیے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, جو آئینی بینچ ہے وہ 4 لائنوں کے 2 لائنوں کے. بھائی آپ نے تو پھر آپ جورسپروڈنس جو ہوتی ہے وہ کریں, پھر آپ وہ جو پرانے اقدامات اٹھائے گئے, جو بھی پرانی چیزیں کی گئی, جن آپ مقدمات کو سن رہے ہیں اس کے اوپر آپ پھر تفصیل سے فیصلہ دیں, اس میں آئینی جواز دیں, اس میں ریزننگ دیں, تاکہ پتہ چلے کہ جناب کیسے وہ فیصلے آ رہے ہیں. ان میں کیا ہے 2-2, 4-4, 5-5 لائنوں کے یا ایک صفحے کے فیصلے سے تو کوئی پتہ نہیں چلے گا. پھر تو وہ معاملہ سیٹل تو نہیں ہوگا. آپ بتا دیں کہ یہ معاملہ حتمی طور پہ سیٹل ہو گیا, مستقبل میں اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. آئین کی وضاحت کر دیں کیونکہ یہ آئینی بینچ ہے, لیکن وضاحت اس طرح نہیں کی جا رہی, اس لیے کہ وقت ضرورت حسب ذائقہ جب ضرورت پڑے گی تو یہی بینچ جو ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وہ بڑا تفصیلی اسی معاملے پہ کوئی اور فیصلہ دے دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ان کے سامنے فیصلے آ رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی ایک پراپر, جسے کہتے ہیں نا, بڑی ججمنٹ آئے, ڈیٹیل ججمنٹ آئے, کیونکہ معزز عدالت ہے, اس کی ججمنٹ کی اہمیت ہے اور ہمیشہ کے لیے ان معاملات کو سیٹل کیا جائے. کیونکہ اس بینچ کو بنانے کے لیے جواز یہ پیش کیا گیا کہ آئینی معاملات میں جناب عدالت پھنسی رہتی ہے, مقدمات زیر التوا ہیں. تو اب جو بھی ان کے سامنے کوشچن اس طرح کا آ رہا ہے وہ فار ونس اینڈ آل سیٹل ہونا چاہیے. اس کو وہیں پہ فل سٹاپ لگا دیں کہ جناب اس کے بعد یہ چیز اب دوبارہ ایسے نہیں ہو سکتی, اور اس کی ریزننگ دے دیں ڈیٹیل. تو وہ اب تک ابھی ہمیں اس طرح نظر نہیں آئی ہے, پر ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید مقدمات میں وہ چیز ہمیں نظر آئے. اچھا, شاہد خاقان عباسی صاحب نے میاں صاحب کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ 8 فروری کو اگر میاں صاحب یہ کہہ دیتے کہ ہم الیکشن ہار گئے ہیں تو آج ملک کی سیاست کچھ اور ہوتی اور ملک کے حالات ایسے نہ ہوتے. لیکن وہ تو میاں صاحب نے تو نہیں کہا, انہوں نے تو وکٹری سپیچ کر دی آ کے. اچھا, اب ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جناب آ کے یہ جو ان کی سیاسی لاش ہے اس کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے, لیکن ان کے لیڈران ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں جی ہمیں تو زبردستی حکومت دی گئی ہے, ہمیں تو زبردستی اٹھایا گیا ہے, ہم تو حکومت لینا نہیں چاہتے تھے. یہ ایسی بھی باتیں کرتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہو. زبردستی کون کسی کو حکومت دے سکتا ہے؟ ہاں, زبردستی حکومت سے نکالا تو جا سکتا ہے, لیکن یہ نیا فینومینا بتا رہے ہیں کہ جی زبردستی ہمیں حکومت دی ہوئی ہے. پر obviously حکومت تو ان کے پاس ہے. اگر میاں صاحب اس وقت اپنی ہار تسلیم کر لیتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی. شاید خاقان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, لیکن انہوں نے 24 گھنٹے ویٹ کیا اور اس کے بعد پھر وہ وکٹری سپیچ جو ہوئی وہ ہمارے سامنے ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.